हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कौटिल्य एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग की मैराथन क्लास है। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाएंगे आज के लाइव सेशन में। हमारे इस सेशन को अपने साथीगण तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करिए और सेशन को शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। क्या है हमारा आज का मैराथन पर्यावरण, जो कि हमारे एमपीपीएससी प्री 2023, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि काफी करीब है। एमपीपीएससी प्री 2023 काफी करीब है। उसी में हमारा जो यूनिट नंबर 7 है साथियों, यूनिट नंबर 7, जो कि साइंस, टेक और एनवायरनमेंट का मिला जुला एक पूरा यूनिट बनाया गया है। किसका किसका? साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, जिसमें मैंने कुछ हिस्सा विज्ञान का जो मौलिक सिद्धांत वाला है वो कवर कर दिया हूं। ठीक है ना। आज के इस सेशन में पर्यावरण का कंप्लीट जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस लिहाज से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता। तो जुड़ जाएंगे। सभी लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार क्लास में, लाइव सेशन में, हमारे आज के मैराथन क्लास में। जय हिंद सभी को। अंशिका, कुलदीप, डॉली, सभी लोगों का स्वागत है। सुरेश, गुड आफ्टरनून सभी को। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। सभी लोग जुड़ गए हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, जो यूनिट नंबर 7 का सिलेबस है। लास्ट टाइम जब मैंने मैराथन लिया था तो मैराथन में मैंने आपको बताया था विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। वहां पर मैंने आपको डिटेल में चर्चा की थी। बलराम, जय हिंद। सभी लोग जुड़ जाइए, अपने साथी को जोड़ लीजिए, फटाफट शेयर करिए इस सेशन को, और हो सके तो अपने स्टेटस पे लगा लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। अन्य ग्रुपों में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। लाइक जरूर कर दीजिए। शानदार क्लास होने वाली है। वन शॉट पूरा का पूरा आज का सेशन कंप्लीट होगा एक ही क्लास में। वन शॉट वीडियो है। तो शुरू करते हैं। सर स्लाइड से कम पढ़ाया करिए। ठीक है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में आप लोगों को मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से शुरू किया था। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों के मौलिक सिद्धांतों पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, इस पर हमने एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड मैराथन क्लास लिया हुआ था। आज के सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है बात। तो ये पूरा का पूरा यूनिट 7 का सिलेबस है। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे के मैराथन में मैं एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कराऊंगा, तो आपको काफी बेनिफिट होगा कि किस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है, क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो क्या होता है एनवायरनमेंट? तो साथियों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। पर्यावरण जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है परि और आवरण। परि धन आवरण, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है पर्यावरण। सबसे पहले तो हमको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि पर्यावरण एग्जैक्टली है क्या। ठीक है बात। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। परि मतलब चारों ओर से, परि मतलब चारों ओर से, और आवरण मतलब होता है घेरे हुए, घेरे हुए। चारों ओर से जो हमें घेरा हुआ है उसी को हमने पर्यावरण नाम दिया है। चारों ओर से जो हमें घेरा हुआ है उसी को हमने पर्यावरण नाम दिया है। तो जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण पर्यावरण है। ये तो बिल्कुल इसके नाम से हमको शाब्दिक अर्थ समझ में आ रहा है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए। ठीक है बात। लेकिन अभी हम लोग इसकी एग्जैक्टली कुछ अधिनियम के थ्रू हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण का जो परिभाषा दिया गया वो क्या दिया गया, ये मैं क्यों दे रहा हूं, बता रहा हूं। हो सकता है कि प्री में
पूछ दे। प्री में इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा पूछने वाला जो एरिया है वो पर्यावरण संरक्षण वाला क्षेत्र है, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण को हमको ध्यान से समझना होगा ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके की गलती ना हो। उससे पहले हमको थोड़ा समझ विकसित करना होगा पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण क्या है? तो सर, हमारे चारों ओर का जो आवरण है, घिरा हुआ या घेरना, इसी को पर्यावरण कहते हैं। इंग्लिश का जो पर्याय है एनवायरनमेंट, जो कि फ्रेंच भाषा में एनवायरनर के से ये निकला हुआ है, तो आपको ये समझना है कि जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि 1986 अधिनियम, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, उसके अनुसार पर्यावरण क्या होना चाहिए, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि किसी जीव के चारों तरफ के घेरे भौतिक एवं जैविक दशाएं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। भौतिक एवं जैविक दशाएं, सभी लोग जुड़ गए हैं? थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा। भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया। सर, क्या है ये भौतिक और जैविक दशाएं? हमारे चारों ओर की भौतिक दशाएं और हमारे चारों ओर की जैविक दशाएं। भौतिक मीन्स आप इसको अजैविक भी बोल सकते हो। अजैविक दशाएं, अजैविक दशाएं और जैविक दशाएं, वो तो समझ में आ ही रहा है। सर, बायोटिक, अबायोटिक, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबायोटिक, अबायोटिक। और इसको क्या बोलते हैं? बायोटिक। जिसमें जान होगा वो बायोटिक, और जिसमें जान नहीं होगा, निर्जीव, वो सब अबायोटिक, अजैविक। तो अपन आगे घटक भी समझेंगे, जैविक घटक, अजैविक घटक। यहां पर दशाओं की बात है। अभी हमारे चारों ओर का तापमान कैसा है, दाब कैसा है, हम मरुस्थल में हैं कि वन में हैं, हम जलीय जंतु हैं या स्थलीय जंतु हैं, हम हवा में रहने वाले हैं, स्थल में रहने वाले हैं, या जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं। ये सब कुछ हमारे चारों ओर का आवरण है। और यही सारी चीजें, जो मिट्टी है, पानी है, ये सब अजैविक थिंग है, ये सब अजैविक चीजें हैं, जिसको अबायोटिक कहेंगे, अबायोटिक दशाएं कहेंगे। बायोटिक दशाएं कि हम आसपास की जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं कि नहीं है। हम अगर जीव अपने आप को माने तो हमारे चारों ओर कौन कौन से जीव हैं, वो सब जैविक हमारे कहलाएंगे, जैविक दशाओं में आएगा। बात क्लियर हो रहा है? तो किन्होंने तो 1986 अधिनियम ने, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम 1986 लाया गया भारत सरकार के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया कि हमारे किसी जीव के या हमारे चारों ओर का घिरा सारा दशाएं, कौन कौन सा? भौतिक, अभौतिक। भौतिक, जिसको हमने अजैविक बोला, और ये जैविक दशाओं का आपस में अंतः संबंध, अंतःक्रिया, ये आपस में क्या करेंगे? अंतःक्रिया करेंगे। कैसे? सर, जो जीव जंतु हैं, जैसे हम लोग, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। और जो अजैविक थिंग हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, ये सारी चीजों के साथ हम अंतःक्रिया कर रहे हैं, आपस में सह संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पर्यावरण है, चारों ओर की दशाएं पर्यावरण है, चारों ओर की दशाएं पर्यावरण है। बात क्लियर हो गई? अगर आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण की विशेषताएं क्या है, तो मैं यहां पर पूरी विशेषताएं आपको दे रहा हूं, आपको सिर्फ हेडिंग समझ के चलना है। ठीक है बात? ठीक है, जय हिंद सभी को। हेडिंग आपको समझ के चलना है, आपको प्री के लिए तैयार करना है। मेंस में भी यह आपके पेपर 3 का एक सब्जेक्ट है, तो वहां पर आपको और विस्तार से समझाया जाएगा। सर, विशेषताओं में क्या क्या आना चाहिए? पहली विशेषता तो यही कि जैविक अजैविक तत्वों से मिलकर के बना है। पर्यावरण किन चीजों से बना है? जैविक अजैविक तत्वों से मिलकर के बना है। दैट मीन्स ये बायोटिक से बना है और अबायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है। बात क्लियर है? बात क्लियर है। उसके बाद सर, जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण का निर्माण करती हैं, सभी वस्तुएं पर्यावरण का निर्माण करती हैं जो हमारे चारों ओर है। उसके बाद सर, यह परिवर्तनशील है, प्रकृति सदैव परिवर्तनशील होती है। प्रकृति, जो हमारे चारों ओर का आवरण है, वो प्रकृति ही तो है।
प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है, इसका मतलब पर्यावरण हमेशा परिवर्तनशील है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, कुछ समय के बाद गर्मी आ जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी, और सुबह आपको धूप में आपको गर्मी लग रहा है तो रात में ठंड लग रहा है। तो ये लगातार आपका जो आवरण है उसकी दशाएं परिवर्तित हो रही हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यह परिवर्तनशील है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि उपर्युक्त स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें यहां पर कथन कौन कौन से सत्य हैं, तो उसमें ये कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक, हर चीज को थोड़ा सा समझते चलना है। हर एक जीव पर्यावरण का जो है वो अनुकूल होना चाहिए, सभी परिस्थितियां उसके अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूलता यहां पर पाई जाती है। अगर अनुकूलता नहीं पाई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, अनुकूलता पाई जाएगी। उसके बाद ये पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का आवरण है, पर्यावरण जो कि 4 चीजों से बना है, आगे समझाऊंगा। पर्यावरण जो कि 4 चीजों से हमारा पर्यावरण बना है। एक है हमारा वायुमंडल, दूसरा है हमारा जलमंडल, तीसरा है हमारा स्थलमंडल, और चौथा है हमारा जैव मंडल, जैव मंडल। तो साथियों यहां पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर का आवरण, चारों ओर के आवरण में वायुमंडल आ जाएगा, चारों ओर के आवरण में हमारा जलमंडल आ जाएगा, हमारा स्थलमंडल आ जाएगा, और इन तीनों के साथ सहसंबंध बनाने वाला जो जीव है, जीव जगत है, वो जैव मंडल आएगा। और इनको आपस में हम बोलेंगे पर्यावरण, इनको आपस में बोलेंगे इन्वायरमेंट, इनको आपस में बोलेंगे पर्यावरण। बात क्लियर है क्या? सभी को बात क्लियर है क्या? है ना? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये पूरा का पूरा पर्यावरण स्वपोषण एवं स्वनियंत्रण पर आधारित है, स्वयं अपना पोषण करता है और स्वयं खुद का नियंत्रण करता है। स्वयं पोषण कैसे? यहाँ पर जो हमारे प्राथमिक जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसी पर पूरा का पूरा जैव जगत जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से निर्भर करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से निर्भर करता है। इसलिए हम बोलते हैं स्वपोषण व स्वनियंत्रण है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा प्राथमिक अभिकारक है जो कि भोजन बना रहा है, ठीक है। पर्यावरण में पार्थिक एकता के साथ साथ क्षेत्रीय विविधता भी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जैव जगत का निवास पाया जाता है, यहाँ पर संसाधनों का भंडार होता है, और पर्यावरण का प्रभाव दृश्य या अदृश्य दोनों प्रकार से हो सकता है। तो ये हमको चीजें समझ के चलनी है। तो ये कुछ हमने विशेषताएं देख ली, इनको सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा देख करके समझ करके चलोगे। यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया था कि जो पर्यावरण है वो मुख्य रूप से किन किन चीजों से बना है। मैंने बोला सर पर्यावरण जैविक अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। जैविक अजैविक घटक में ये हमने कुछ कैटेगरी डिवाइड कर दी है, जैविक घटक अजैविक घटक। अगर जैविक घटक की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जैव मंडल बायोस्फीयर आएगा। अजैविक घटक में जो हमारी हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अगर ये वायुमंडल ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वायुमंडल चारों ओर का आवरण हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर हमारा जलमंडल, जो हम पानी पी रहे हैं या जलीय जीव जिसमें रह रहे हैं, वह भी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। उसके बिना भी जीवन असंभव है, तो यह भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा अजैविक घटक। उसके बाद हमारा स्थल मंडल जिस पर हम रह रहे हैं, है ना, और इस स्थल मंडल में भी कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे यहीं पर अपना स्वपोषण करते हैं। तो यह भी हमारा स्थल मंडल भी हमारा क्या हो गया? एक घटक हो गया, अजैविक घटक। इन तीनों अजैविक घटक के साथ ये वाला जैविक घटक जैव मंडल, जिसमें सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, इन सभी के साथ पारस्परिक अंतः संबंध, अंतः क्रिया करके अंतः संबंध स्थापित करता है, और इसी को हम पर्यावरण नाम देते हैं। पर्यावरण व उसकी अंतः क्रिया। यहां पर आप देखिए ये तस्वीर, इस तस्वीर में ये आपको जानवर दिख रहा है, ये स्थल मंडल में रहने वाला जानवर है।
परंतु यहाँ पर जल के पास आया है ताकि इसको पानी की आवश्यकता पूर्ति हो सके, जल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। लेकिन यहाँ पर जलीय जीव आपको देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े छोटे छोटे, ये सब जलीय जीव हैं जिनके लिए सिर्फ इतना ही आवरण सफिशिएंट है। और इसी आधार पर हम कैटेगराइज करेंगे, तब हमारा नया टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र आएगा, इकोसिस्टम आएगा, तो उसको अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। वायुमंडल में रहने वाले जीव, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो पक्षी हैं हमारे, ये वायुमंडल में जीवित रहते हैं, वायुमंडल में आराम से अपना क्या कर रहे हैं, अंतर संबंध बना रहे हैं। ये लोग भी यहाँ पानी में आकर के, ये देख रहे हो बगुला, ये अपने भोजन के लिए आ रहा है, ये पानी पीने यहीं आएगा, तो ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के जो जीव जंतु हैं, कोई स्थल मंडल में रहने वाला जीव, कोई जल मंडल में, कोई वायुमंडल में, सभी एक दूसरे के आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपस में सह संबंध स्थापित करते हैं अंतःक्रिया के द्वारा। यही हमारा पर्यावरण है। सभी पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिला करके हम बोलेंगे एक पर्यावरण का निर्माण हो गया। और विश्व में हमारा पृथ्वी सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। और अगर एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी नहीं होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं महासागर होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। महासागर सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, सबसे स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र है। कुछ भी अगर घटनाएं होती हैं तो भी उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहां पर जो अजैविक घटक है वायुमंडल, इस वायुमंडल को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इस वायुमंडल को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बाकी यहां पर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे किधर की ओर, कि कैसे संरक्षण करना है हमें, संरक्षण की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है बात, ठीक है बात। चलिए, आई होप यहां तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का आवरण है, जिसमें सभी जीव जंतु मतलब जैविक घटक जो हैं, सभी अजैविक घटक के साथ क्या कर रहे हैं, पारस्परिक अंतःक्रिया करते हुए संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसी को पर्यावरण कहते हैं। और इसी पर्यावरण को हम लोग को संरक्षित करना है। इसी पर्यावरण का एक हिस्सा हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है, जहां से प्रश्न बनते हैं। दैट्स व्हाई मैं इस टॉपिक को आपको कवर करा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, क्या होता है एटमॉस्फेयर? मतलब गैसों का जो आवरण है हमारे स्थल मंडल के ऊपर। ये जो हमारी पृथ्वी है, धरती माता, इस पृथ्वी के चारों ओर ये आप देख रहे हो गैसों का एक मोटा सा लेयर है, गैसों का एक बहुत मोटा आवरण है, जिसमें बहुत सारी प्रकार की गैसें यहां पर समाई हुई है। कुछ मुख्य गैसें हमको याद रखना है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैसें जो हैं वो होती हैं नाइट्रोजन। लगभग 78% यहां पर इसका मात्रा होता है और सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो प्रश्न पूछा गया था सर्वाधिक गैस वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी है, तो आपका नाइट्रोजन, जो कि 78.08% के साथ नंबर 1 पर है। उसके बाद जब नंबर 2 की बात आती है हमारे वायुमंडल में, तो आती है गैस की, तो ऑक्सीजन गैस की, जिसकी मात्रा लगभग 20 से 21% है। तो कितनी है? 20.95, 20.95% यहां पर इसका मात्रा आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गया? तो सबसे पहला आपका नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आएगा ऑर्गन। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आने वाली गैस है ऑर्गन, 0.93%, 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036%। ये हमको याद रखना है। 4 गैसें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। उसके बाद नियॉन और हीलियम और अन्य गैसें हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। बहुत सारी गैसें हैं, सभी गैसें जो हैं वो 1% के अंतर्गत सभी आ जाती हैं। मुख्य रूप से आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सारा का सारा परसेंटेज लेकर के बैठा है। ठीक है बात? 78 और 21 लगभग जोड़ोगे तो आ जाता है कितना? ये 98 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक, 98, 99 के आसपास पहुंच जाता है। बाकी 1-1.5% में सारी गैसें हैं, ये हमको याद रखना है। तो ठीक है सर,
ये सारी चीजों का आवरण ही हमारा वायुमंडल कहलाता है। अब वायुमंडल के कुछ हमारे लेयर्स, हम पूरे वायुमंडल को 5 लेयर में डिवाइड कर रखे हैं। 5 लेयर में हमने पूरे वायुमंडल को डिवाइड कर रखा है और इसी क्षेत्र से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं क्या है वो वायुमंडल के 5 लेयर। पहला लेयर कहलाता है कौन सा साथियों? पहला लेयर कहलाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। दूसरी लेयर कहलाती है कौन सी? समताप मंडल। समताप मंडल। जो तीसरी लेयर है साथियों वो कहलाती है मध्य मंडल। मध्य मंडल। चौथी लेयर जो है हमारी वो कहलाएगी आयन मंडल। आयन मंडल। और सबसे बाहर की जो है वो कहलाएगी कौन सी? तो बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। ये सारे के सारे हमारे 5 लेयर हैं। एक एक करके इन सभी लेयर को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जो सबसे मुख्य रूप से हमारे काम आने वाली जो लेयर है वो हमारी क्षोभ मंडल है, क्योंकि सारी घटनाएं, भौतिक घटनाएं की बात करूं मैं, वायुमंडल में होने वाली भौतिक घटनाएं सभी के सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। बात क्लियर है? इंग्लिश में इसको टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनाइजोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये हम लोग बात करते हैं। फिर से बोल दूं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनाइजोस्फियर और एक्सोस्फियर। जब हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो जितनी भी हमारी भौतिक घटनाएं हो रही हैं, सर भौतिक घटनाएं हमारी क्या होती हैं? तो साथियों भौतिक घटनाएं जिसमें वायु का चलना, पवनों का चलना भौतिक घटनाएं होती हैं। जिसमें वायु का चलना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, ये सभी और अन्य कुछ घटनाएं इसके अंतर्गत आती है। और कुछ अन्य घटनाएं इसमें आती है। वायु, वर्षा, ओला, बाकी जितनी भी हैं सारी की सारी इसके अंतर्गत आएंगी। ये सभी भौतिक घटनाएं हमारे किसमें? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्या यहां तक सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताते चलो कि यस सर समझ में आ रहा है। बिल्कुल गाड़ी आगे चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बताते चलो मुझे। उसके बाद समताप मंडल, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए मंडल है, क्योंकि इसी मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। यस सर, बहुत बढ़िया। इसी मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। कौन सा लेयर पाया जाता है? ओजोन परत। सर ओजोन परत क्यों इंपॉर्टेंट है? तो साथियों आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश के साथ हमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्राप्त होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्राप्त होती हैं। कहां से? सूर्य से। सूर्य की किरणें आ रही हैं हमारी पृथ्वी तक। यस सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। बीच बीच में कमेंट करते चला करो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास होती है, हम तो लगातार पढ़ाए चले जाते हैं। कहीं पर कुछ भी परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि हमारे ओजोन परत की क्या खासियत है, इन सभी चीजों को पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन एक टॉपिक है साथियों, हमारे प्री में अलग से तो नहीं दिया है। प्री में 3 टॉपिक दिया है। क्लियर पर्यावरण पढ़ो, क्लियर जैव विविधता पढ़ो, क्लियर पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी अच्छे से पढ़ लो। ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो जलवायु परिवर्तन वगैरह और भी जो अन्य टॉपिक हैं ज्यादा डिटेल में हमको मेंस में पढ़ना होता है, पेपर 3 में मेंस में पढ़ना होता है। ठीक है बात? सर कितनी यूनिट हो गई है? कितनी यूनिट हो गई है? मैं यहाँ पर साइंस का ले रहा हूँ और आपके करंट अफेयर की श्रृंखला लिए हुआ हूँ। तो इन दोनों टॉपिक को मैं यूनिट 7 और यूनिट 8 को मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। ठीक है खुशबू जी? तो जितना हो सकता है सब कुछ प्री से पहले मैं खत्म करने की पूरी प्रयास में हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, यूट्यूब पर बिल्कुल जुड़े रहेंगे, बाकी ऐप के बच्चे तो जुड़े ही है। ठीक, तो मैंने बोला ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, कौन सी किरणों को? यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? इनको रोकती है। ये होती है कौन सी? पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। इनको रोकने का काम कौन करता है? तो साथियों ओजोन परत है। ओजोन परत कहां पाया जाता है? ओजोन परत हमारे समताप मंडल में
पाया जाता है, एक लेयर है, बहुत खास लेयर है। अब इसमें जब आप पढ़ते हो तो ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह पढ़ते हो, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की वजह से यहां पर ओजोन परत में छिद्र पाया जा रहा है। अगर ये छिद्र बहुत बड़ा होता है तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी, हमारी पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी और सभी जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी। नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है सर? तो यहाँ पर स्किन के रोग हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो पतझड़, उनके पत्ते सूख जाएंगे, उनका प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है वो काफी स्लो हो जाएगी। बहुत सारी अन्य यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल सकती है और सभी प्रभाव नकारात्मक प्रभाव देगा ये हमारा अल्ट्रावायलेट किरणें, मतलब यूवी रेस, पराबैंगनी किरणें, ये सब नकारात्मक प्रभाव देगा। बात क्लियर है? सभी नकारात्मक प्रभाव देगा और इसी को रोकने के लिए समताप मंडल पर यह ओजोन परत हमारे समताप मंडल पर पाया जाता है, जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं। O2 माने क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन जुड़ जाए कैसे भी तरह से, वो हमारा बन जाता है O3, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। ये लगातार बन रहा है और लगातार क्षरित हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। ओजोन परत जो है हमारे समताप मंडल पर लगातार रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसका क्या हो रहा है? निर्माण भी हो रहा है और उसका क्षरण भी हो रहा है। इसीलिए हम इसको बचाएंगे, इसके निर्माण की दर को बढ़ाना है क्षरण होने की दर से। क्षरण होने की दर अगर बढ़ गई तो एक समय आएगा कि क्षरण हो जाएगा और पूरा ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा या बहुत बड़े बड़े होल हो जाएंगे। इसलिए हमारा समताप मंडल महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद मध्य मंडल आता है, आयन मंडल। आयन मंडल में पूरा का पूरा चार्ज्ड पार्टिकल है ना, यहाँ पर आयनिक यहाँ पर क्रियाविधि है। उसके बाद बहिर्मंडल है, उपग्रह वगैरह इसके बाहर हम लोग छोड़ दिए जाते हैं। इन सभी लेयर को थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में आइए समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके एक एक बिंदु पर। तो वायुमंडल की संरचना में जब हम बात करते हैं तो जो 5 लेयर मैंने आपको शॉर्ट में समझाया उनको आप लोग यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है वो है मौसमी परिवर्तन। मैंने बोला जो भौतिक घटनाएं हो रही हैं वो मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में हो रही हैं, चाहे हवा का चलना हो, चाहे वर्षा का होना हो, ठंडी होना, गर्मी होना, यह सारी जो मौसमी परिवर्तन है यह सब कुछ हमारे इसी मंडल में होता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मोटाई बहुत महत्वपूर्ण है कि सर इसकी जो लेयर की मोटाई है वो कितनी है। तो साथियों ये हमको ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर हम पृथ्वी की, ये हमारी पृथ्वी धरती माता, यहां पर मैं मान लेता हूं यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है हमारी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यह हमारी है। यहां पर इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो अगर विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर हमारे क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की जो मोटाई है वह कितनी होगी? वह सबसे अधिक होगी। वह सबसे अधिक होगी, लगभग 18 किलोमीटर की यह मोटाई होगी। और जो हमारे पोल्स हैं साथियों, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, यहां पर जो मोटाई होगी साथियों वह 8 किलोमीटर की होगी। तो अब देखो कितनी ज्यादा यहां पर अंतर है इसकी मोटाई में, कितना ज्यादा अंतर है इसकी मोटाई में। सर क्लास को कितना टाइम हो गया? 3 बजे चालू हुआ है श्रद्धा, कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू कर लो, फिर पीछे का देख लेना। चलिए, इसमें अंतर क्यों है? तो आपको पता है विषुवत रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और जहां गर्मी होगा वहां पर गैसों का एक्सपांसन होता है। जो हमारे वायुमंडलीय गैस हैं वो क्या करेंगी? एक्सपैंड करेंगी, गर्म होंगी और वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्षोभ मंडल की मोटाई है वह 18 किलोमीटर तक की होती है। और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर क्या है विशेषता? ये हमारा ठंडा क्षेत्र है, बर्फीला ठंडा क्षेत्र है।
जब ठंड होती है तो गैसें आपस में दबने लगती हैं, नीचे आती हैं, उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सारी गैसें क्या होती है, धरातल की ओर दबती हैं। और इस वजह से यहाँ पर जो मोटाई है वह कितनी है साथियों, यह 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर नॉर्थ पोल साउथ पोल में और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा में। बाकी यहाँ पर धीरे धीरे ये वेरिएशन होता रहता है, ये वेरिएशन होता रहता है। यहां तक बात क्लियर है। मैंने समझाया क्षोभ मंडल की विशेष बातें, क्या यहीं पर मौसमी घटनाएं होती हैं। सारे मौसम जो परिवर्तित हो रहे हैं, जितने भी भौतिक घटनाएं हो रही हैं, क्षोभ मंडल दैट मींस ट्रोपोस्फियर में हो रही हैं। और इसकी जो मोटाई है साथियों वह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। बाकी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं किसकी, समताप मंडल की, स्ट्रेटोस्फियर की। समताप मंडल की, समताप मंडल क्या है समझते हैं। मैंने अभी पीछे पेज में जो आपको समझाया था कि समताप मंडल में जो सबसे खास बात होती है वो होती है ओजोन परत, जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणों को रोका जाता है ताकि ये अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें हम तक ना पहुंचे और अपने हानिकारक प्रभाव हम पर ना छोड़ पाए। इसीलिए समताप मंडल में जो सबसे खास परत है वह ओजोन परत है। तो ओजोन परत अलग से कुछ नहीं है, ये समताप मंडल के अंदर ही पाए जाने वाला एक परत है। क्षोभ मंडल से ऊपर, अब इसकी अगर मोटाई की बात करते हैं तो यहां तो 8 से 18 हो गया कि सर भूमध्य रेखा की बात करें, विषुवत रेखा की बात करें, वहां पर 18 किलोमीटर। लेकिन अगर ध्रुवों पर बात करें तो वहां पर 8 किलोमीटर है। अगर यहां पर इसी के ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल के ऊपर ही तो समताप मंडल पाया जाएगा। तो समताप मंडल की जो ऊंचाई है साथियों यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी। 50 किलोमीटर कहां से, क्षोभ मंडल से। और ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाने वाला एक परत है। हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज की जो ऊंचाई होती है लगभग 15 से 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यही इनकी थोड़ी ऊंचाई होती है। ठीक है बात। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछे तो हवाई जहाज क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक उड़ सकते हैं। ठीक। उसके बाद मौसमी घटनाएं इस मंडल में ना के बराबर होती हैं। तो यह सबसे खास लाइन है, आपसे स्टेटमेंट में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मौसमी घटनाएं विशेष रूप से क्षोभ मंडल में होती हैं, यहां समताप मंडल में ना के बराबर होती हैं। थोड़ा बहुत कहीं हो जाए जहां 8 किलोमीटर है ऊंचाई तो अलग बात है, बट ना के बराबर होती है। यह विशेष चीजें हमको याद रखनी है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में 2 लेयर पढ़ा दिया, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अगला जो हमारा मंडल है दैट इज मेजोस्फीयर, उसको हम हिंदी में मध्य मंडल कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। बिल्कुल बीचों बीच की लेयर है हमारे वायुमंडल की। इसकी जो मोटाई है ये 50 किलोमीटर के ऊपर होगी। मतलब समताप मंडल के ऊपर की जो लेयर है उसी को मध्य मंडल कहते हैं। 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई, वो मोटाई 50 से लेकर के 80 तक, 0 से हमने 8 गए, 8 18 तक, ये हमारा क्षोभ मंडल। 8 18 के ऊपर 50 तक, मतलब 0 से 50 तक, ये 8 18 से 50 तक, ये हमारा क्या है, समताप मंडल। उसके बाद हम 50 से 18 तक जा रहे हैं, 50 से 80 तक जा रहे हैं, 50 से 80 तक की जो मोटाई है वो मध्य मंडल। यहां खास बात क्या है, आपने सुना होगा जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, सूर्य की तरफ जा रहे हैं, गर्मी बढ़ेगी, ऐसा आपको रियलाइज होता है। लेकिन जैसे ही आप मध्य मंडल में इंटर करते हो मेजोस्फीयर में, अचानक से तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 जो हमारी लेयर्स हैं, जो परतें हैं वायुमंडल की, उनमें से किस परत में अचानक से तापमान में गिरावट देखने को मिलता है। तो अचानक से तापमान में गिरावट देखने को मिलता है वो हमारी परत है मध्य मंडल, मेजोस्फीयर। किस लेयर में तापमान में अचानक से गिरावट होती है तो वो लेयर है मध्य मंडल, मेजोस्फीयर। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा मेजोपॉज कहते हैं। इसे मेजोपॉज के रूप में हम जानते हैं। मेजोपॉज, यह अगर पूछे तो आपको याद रखना है जहां पर पॉज हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, कहां पर, मध्य मंडल जहां पर खत्म हो रहा है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, और जहां से आयन मंडल शुरू होगा। मान लेते हैं यह मध्य मंडल है और इसके ऊपर यह आयन मंडल शुरू हो रहा है, तो बीच में जो ये आपकी लाइन आएगी इसको मेजोपॉज बोलेंगे, मेजोपॉज बोलेंगे। ठीक है बात, बहुत बढ़िया।
बात करते हैं आयनोस्फीयर की, आयनाइजोस्फीयर की, आयन मंडल की। आयन मंडल में विशेष रूप से हमको एक अच्छी लाइन याद रखनी है, इसी को हम ताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप मंडल, थर्मोस्फीयर। यहां पर जब मैं बताया मध्यमंडल में कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन हमारे मध्यमंडल में अचानक से तापमान में गिरावट आती है। तापमान में बहुत अचानक से गिरावट आती है, मतलब बहुत ज्यादा माइनस में यह तापमान चला जाता है। ठीक है क्या? तो हमारी जो मेंटेलिटी है वो क्या होती है कि ऊपर जा रहे हैं तो गर्मी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तापमान में गिरावट होती है, और इस गिरावट में मेजोस्फीयर में बहुत अधिक गिरावट होती है, लगभग -200 से भी कम यहां तापमान हो जाता है। जब हम आयन मंडल में इंटर करते हैं तो यहां पर आयनों की वजह से तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, अचानक वृद्धि होती है। तो एक प्रश्न यहां पर यह बनेगा कि आपके वायुमंडल के किस परत में अचानक से तापमान में वृद्धि होता है? तो आप बोलोगे ताप मंडल में, और इस ताप मंडल किसको बोलते हैं? आयन मंडल को बोलते हैं। इस वजह से आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है क्या? इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होती है, और 640 के ऊपर 1000 किलोमीटर तक हमारा एग्जोस्फीयर होगा, बाह्य मंडल होगा। मुझे आशा है कि ये सारे मंडल आपको अच्छे से याद हो गए हैं। इस वाले मंडल में विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती रहती हैं, विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर आयनों की हमेशा अवस्थिति बनी रहती है, और इसीलिए यहाँ पर आयनों की वजह से, चार्ज आवेशों की वजह से हम इसको आयन मंडल कहते हैं। बात क्लियर है? इतना हमको विशेष रूप से एमपीपीएससी के लिए पढ़ना है, और ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं, विशेष रूप से ध्यान देते हुए पढ़ाई करिए। नोट डाउन एक एक चीज पीडीएफ से आप लोग नोट डाउन कर लो, बढ़िया नोट्स बना लो। उसके बाद आप जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं, घटना चक्र वगैरह लगा डालो, तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पर्यावरण से। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं हर साल आता है, और इस बार भी आएगा ही आएगा। यूनिट 7 से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आज की क्लास में हम सब निपटा देंगे। बात क्लियर है क्या? चलिए, यस सर, बढ़िया। बाह्य मंडल मैंने बोला कि सर 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई, जो मोटाई है, वो हमारी कहलाएगी क्या? बाह्य मंडल। वो हमारी कहलाएगी एग्जोस्फीयर। यहां पर वायु में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। तो आपको एक प्रश्न पूछ सकता है कि वायुमंडल के किस परत में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होने वाली मंडल को आप क्या नाम देते हो? तो आपका है एग्जोस्फीयर, बाह्य मंडल। सर ये खुद के नोट्स बना के लिखे हैं या पीडीएफ? मैंने सब खुद बनाया है, डॉली जाटव, ये सब मैं खुद बनाता हूं। आपको जो डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं वह सब कुछ मैं स्वयं बनाता हूं। मेहनत है उसके पीछे, तभी मैं आपको यहां पर डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है बात? चलिए, इसीलिए बोल रहा हूं, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए सेशन को, मेहनत से बनती है ना। तो यहां पर हमारा वायुमंडल वाला जो पोर्शन है वह समाप्त होता है। शुरुआत हमने पर्यावरण से की थी। वापस से मैं बताऊं, पर्यावरण में हमने 4 चीजें पढ़ी थी: वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। क्या हमको चारों को डिटेल में पढ़ना है? तो नहीं, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया। और इन्हीं चारों आपके मंडल जो हैं, कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। इन सभी चारों मंडलों को हम जैविक और अजैविक मंडल के नाम से जानते हैं, और इन्हीं की आपस में अंतःक्रिया को हम पर्यावरण नाम दिए थे। यस सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो हम भी खुद से बनाए क्या नोट्स? बिल्कुल डॉली जाटव, अब मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, समय कम है, सीधा सीधा आप लोग नोट डाउन करो, इसकी रिवीजन करो। आप लोग समय किसमें दो? एमसीक्यूज में समय दो। ये जो समय बचा है प्री से पहले, वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, अधिक से अधिक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज लगाओ, जहां से भी लगाओ टेस्ट सीरीज लगाओ, है ना। कौटिल्य एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं, उच्च क्वालिटी, सबसे अधिक गुणवत्ता वाले यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। परंतु टेस्ट सीरीज लगा करके आकलन करना जरूरी है।
तो पर्यावरण का अलग से आप क्वेश्चंस खूब सारे लगा डालोगे, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक, अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से आपको नई नई चीजें मिलेंगी तो वहां से कवर कर लेना, तो एमसीक्यूज लगाते रहना, है ना। आगे बात करते हैं, जो मैंने जैविक अजैविक घटक आपको बार बार बताए हैं, जैविक अजैविक घटक, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि यहां से कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप इसे कर पाओ। मैंने बात किया कि जो पर्यावरण है उसके संघटक संरचना में, मतलब संगठक मतलब होता है कंपोजिशन, कंपोनेंट्स, किन किन चीजों से हमारा पर्यावरण बना है। तो मैंने खास बातें बताई थी, भौतिक संगठक है, भौतिक पदार्थों से या भौतिक वस्तुओं से बना है, या फिर हमारी जैविक संगठक है, मतलब जैविक पदार्थों से बना है। इन दोनों चीजों से बना है, और कुछ चीजें मानव के द्वारा निर्मित की गई है। तो मानव निर्मित पर्यावरण भी हमको अलग से एग्जाम्पल देख के हमको याद रखना है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बोला, भौतिक संगठक 4 चीजें बताई थी। एक मैंने बोला था स्थल मंडल, एक बोला था जल मंडल, और एक वायुमंडल। और इन तीनों के साथ जो अंतः संबंध बनाने वाला है वो है जैव मंडल, वो है जैव मंडल। तो हमने स्थलीय, वायुमंडलीय और जलीय को अलग कर दिया। ये हमारे क्या हो गए, ये भौतिक संगठक हो गए, ये हमारे भौतिक संगठक हो गए। दैट मीन्स हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए, स्थल, वायुमंडल, जलमंडल। सर जलमंडल में कौन कौन आ जाएगा? जितनी नदी तालाब हैं सब कुछ इसमें आ जाएंगे, महासागर हैं सब कुछ आ जाएंगे। स्थल मंडल में कौन कौन आ जाएगा? सर रेगिस्तान है, हमारे पठार, मैदान, पर्वत, ये सारी चीजें स्थल मंडल में आएगी। वायुमंडल में जो हमने अभी पीछे 5 लेयर्स पढ़ी वो सब हमारे वायुमंडल में, जो गैसों का मिक्सचर है। ये तीनों हमारी क्या है? अजैविक घटक हैं। उदाहरण मैंने जो बताया याद रखोगे, क्वेश्चंस के रूप में कुछ भी आ सकता है। इन तीनों का जैव मंडल के साथ संबंध बन रहा है तो पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। पर्यावरण बहुत तरीके से समझाया मैंने, होता क्या है। सर जैव मंडल ही हमारा क्या है? जैव घटक है। जैव मंडल जो इन तीनों के साथ सह संबंध बना रहा है वही जैविक संगठक है, हमारा लिविंग बायोटिक कंपोनेंट है। ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सभी पेड़ पौधे, छोटे पेड़, बड़े पेड़, मतलब सभी पादप जगत को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा जीव, जिसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, कीड़े मकोड़े, दूसरे जीव, जंतु, पशु, सब इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है कौन से? सूक्ष्म जीव। तो पादप, जीव, सूक्ष्म जीव, इन तीनों को हम बोलते हैं जैविक संगठक। इन तीनों को हम बोलते हैं जैविक संगठक। सर यहां पर जो सूक्ष्म जीव बता रहे हो ये कौन से सूक्ष्म जीव है? सर पादप हमको पता है, सर बड़े बड़े पेड़ हो गए, छोटे पेड़ हो गए, पादप हो गया, बढ़िया। जीव में सर मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, पशु हो गए, ये सारे छोटे बड़े जितने जीव हैं ये इसके अंतर्गत आ गए। सूक्ष्म जीव में कौन आएगा? तो आपके विषाणु, जीवाणु, कवक, ये सब इसमें आएंगे ना, प्रोटोजोआ वगैरह सब इसके अंतर्गत आएंगे सूक्ष्म जीव में। तो ये सब कुछ कैटेगरी सूक्ष्म जीव की। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? जैविक और वो अजैविक। अगर आपसे कहीं एग्जाम्पल में मानव निर्मित पर्यावरण की बात करेगा तो आप क्या करते हो? कृषि उत्पादन क्षेत्र जो बनाते हो, बड़े बड़े खेत बना रहे हो, वो सब क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। हमने बनाया, नेचर ने स्वयं नहीं बनाया, हमने प्रॉपर उसकी क्या की? क्रॉपिंग की है, फसल उगाया है, हमने औद्योगिक संकुल किया, हमने परिवहन संकुल किया, ये एक अलग ही पर्यावरण बना दिया हमने वाणिज्यिक और व्यापारिक संकुल बनाया। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये मानव निर्मित पर्यावरण हो गए। तो आई होप कंपोनेंट और स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट, जितने भी संघटक हैं, संरचना है पर्यावरण की, वो आपको क्लियर हो गई होगी, वो भी एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी आशा करता हूं और इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। अजैविक भौतिक घटक में मैंने जो बताया इसको आप फटाफट देख लो। स्थलीय में मृदा, खनिज तत्व, शैल, स्थल रूप। स्थल रूप में क्या क्या आ जाएगा? आपके पर्वत, पठार, मैदान, ये सब स्थल रूप हैं। शैल जो है चट्टाने जिसको बोलते हो, तत्व, खनिज, मृदा, ये सब स्थलीय कंपोनेंट हैं, संघटक हैं। वायुमंडल में जलवाष्प, तापमान, हवाएं, गैसें, वर्षा, बादल, ये सब के सब हमारे आ जाएंगे वायुमंडलीय संघटक में, कंपोनेंट में। जलीय में भूपृष्ठीय, महासागरीय और भूमिगत जल। आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है
वो जो आपका भूपृष्ठीय है, भूपृष्ठीय मतलब जो भूपृष्ठ के ऊपर पानी है, जो तालाब है वो भूपृष्ठीय जल कहलाता है। जो आपका नदी है वो आपका भूपृष्ठीय है, भूपृष्ठ के ऊपर। बात समझ में आ रही है? जो महासागर है, ये बड़े बड़े महासागर, इसको हमने अलग बना दिया। और जो भूमिगत जल है मतलब अंडरग्राउंड वाटर, जिसको बोरिंग करके आप निकालते हो पानी, ये 3 प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया। तो ये नाम जरूर याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में कैसे भी पूछ सकता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया संघटक पर्यावरण के। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के संघटक कंपोनेंट। हमने 2 बड़े टॉपिक खत्म किए और साथ में उसमें एक वायुमंडल वाला टॉपिक भी कवर किया है। अब हमारा जो गाड़ी चलेगा वो पूरा संरक्षण पर चलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या क्या किया, इन पर हम लोग अब गाड़ी चलाने वाले हैं। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार ऑल क्लियर लिख दो। सभी चीजें समझ में आ गई हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। चलिए, यहां से जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑल क्लियर। क्लियर प्रियंका, संजना, अनसुईया, श्रद्धा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग संरक्षण की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मैं आपको बताता हूं कि हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक कब हुए। सबसे पहले विश्व में कब वैश्विक सम्मेलन हुआ, कब हम लोग पहली बार मीटिंग किए कि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, अगर हम जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाते हैं तो यह पर्यावरण बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और हम पर विनाशकारी नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। शुरू तो हो चुका है, बहुत ही ज्यादा लेवल पर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं वैश्विक स्तर पर और भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए। वैश्विक स्तर पर और भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए। तो साथियों, सबसे पहली बार पर्यावरण के लिए कदम उठाया गया 1972 में। 1972 वो साल था जब पहली बार विश्व स्तर पर एक मीटिंग होती है। उस सम्मेलन को हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सोचो कितना बाद में, मतलब अभी हमारा 2023 चल रहा है, 2022 वाला, 2021 वाला, 1999 है ना, ये इस तरीके से जैसे जैसे आप पीछे जाते हो तो लगभग कितने साल के अंतराल में ये हमारा सम्मेलन हुआ है। बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ है, उसके बाद हमारा ये विश्व स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन हो रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, तो लगभग 75 साल, 78 ईयर इधर और 23 साल इधर, लगभग 100 साल मान के चलो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, 100 साल ज्यादा बोल दिया मैंने, 50 साल के आसपास, 50-51 साल कुछ हुए हैं, ठीक है ना, या 47 कुछ आप जोड़ लोगे। तो इतना अभी अभी मतलब सम्मेलन हुआ है, संरक्षण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ रही है हमारे वायुमंडल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, क्या है कारण। तो यहां पर ये सारी चीजें हमको समझनी है। तो वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन में होता है। उसके बाद लगभग 20 साल गुजर जाते हैं, कोई सम्मेलन नहीं होता है, कोई नए कदम उठाए नहीं जाते हैं। जो नया कदम उठाया जाता है वो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। लगभग 20 साल बाद 72 में पहला सम्मेलन होता है और 92 में दूसरा सम्मेलन होता है। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर, रियो डी जेनेरियो में इस सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। एक एक को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए। उसके बाद लगातार हमारे कदम चलते जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल, ये कॉप 3 के नाम से जाना जाता है। अभी इस साल अभी कॉप की मीटिंग होनी बाकी है अबू धाबी में, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये कॉप क्या है, ये यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, यूएनसीसीडी क्या है,
इन सभी को हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन से जोड़ के याद रखेंगे। ये क्या है अभी चर्चा करते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किया गया। ये 16 सितंबर को ये समझौता हुआ था, इसलिए ओजोन परत दिवस इस दिन मनाया जाता है। इन सभी पर एक एक करके चर्चा करते हैं और उसके बाद भारत में कुछ कदम उठाए गए। भारत में क्या क्या कदम उठाए गए, ये 1985 में पहला मंत्रालय बनता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तो ये हमको याद रखना है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो आपको याद रखना है 1986। उसके बाद वन नीति आती है 1988 को और उसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आता है 2002 को। ये सारे डेट्स याद होने चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय जल नीति 2002 को, 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और 2010 में एनजीटी आता है, जो कि एक बार प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी में। एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये फुल फॉर्म पूछा था आपसे पर्यावरण के चैप्टर से। तो ये हमारे कदम कुछ उठाए गए भारत के द्वारा। इसके अलावा और भी कदम उठाए गए हैं, जो मुख्य मुख्य हैं वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। शुरुआत हम लोग संरक्षण में करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की। इसको डिटेल में समझते हैं कि कब क्या कैसे, इसमें क्या क्या बिंदु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन ये आप देख रहे हो, ये सम्मेलन किया गया है स्टॉकहोम सम्मेलन। यहाँ पर विश्व स्तर पर पहली बार पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु अगर कोई सम्मेलन किया गया है वो स्टॉकहोम सम्मेलन है, जो कि स्वीडन में किया गया है। स्वीडन में किया गया है। ये आपको क्वेश्चन पहला बनेगा, पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया और यह आयोजन कब किया गया, तो आपको बताना है। यह 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक बकायदा लिखित दस्तावेज बनाया गया और उस दस्तावेज नियम कानून से बद्ध वो दस्तावेज जो बनाया गया, डूज एंड डाइज वाले जो आप बनाते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए यहाँ पर एक बकायदा एक पूरा नियम कानून का पूरा यहाँ पर बनाया गया, जिसको हमने पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये खास बात हो गया कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में जो बनाया गया दस्तावेज है उसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं, या स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो कि आयोजित हुआ है 1972 में, जो कि आयोजित हुआ है 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को आयोजित हुआ और उसके अगले वर्ष दैट मीन्स 5 जून 1973 से 5 जून 1973 से हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू करते हैं। याद करना क्या है कि कब से हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो 1973 से। इस मीटिंग के अगले वर्ष से, अब वो मीटिंग उस दिन चल रही थी तो उस दिन तो मना नहीं लेंगे, उसके अगले वर्ष से यह पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किए थे हम लोग। तो क्या नाम से याद रखोगे, पर्यावरण दिवस 5 जून को 1973 से मनाना शुरू किया गया। तो हर वर्ष आज भी हम 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यह जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ, तो स्वीडन में स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। इसमें जो सम्मिलित देश थे वो कितने थे, 119 यहाँ पर सम्मिलित देश हैं। और यहाँ पर जो विशेषता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा पर्यावरण सम्मेलन। उपलब्धि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उपलब्धि क्या है, तो यूनेप। मैंने एक बड़ा सा सेशन लिया है यूनाइटेड नेशन पर, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उस पर मैंने एक विस्तार से चर्चा किया। उसकी 6 बॉडी है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसे आप लोग एक बार देखिएगा जरूर। मैं अभी यहाँ शॉर्ट में बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन का जो पूरा का पूरा एक ग्रुप चल रहा है, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, संगठन चल रहा है, वह विश्व की शांति के लिए विशेष रूप से बनाया गया है कि विश्व में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा घटना ना हो, कोई देश दूसरे देश से लड़ाइयां ना करे और
किसी भी तरीके से हमारा कोई भी कंट्री जो है वो पूरी तरीके से डूब ना जाए, आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर बनी रहे और शांति बना रहे, सभी स्वस्थ रहे। इन सभी उद्देश्यों के लिए हमारा संयुक्त राष्ट्र बना है और उसके लिए हमारा पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पर पर्यावरण के लिए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप शॉर्ट में नाम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसे स्टॉकहोम सम्मेलन में बनाया गया। तो इसकी विशेष उपलब्धि क्या है साथियों? स्टॉकहोम सम्मेलन की विशेष उपलब्धि है यूनेप, मतलब एनवायरमेंट के लिए एक्शन लेने के लिए कोई एक संगठन बना दिया गया। इसकी शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई है, विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए। जहां जहां पर्यावरण के खिलाफ कोई एक्ट करेगा, कुछ भी होगा, ये एक्शन मोड में आ जाएगा। इसकी स्थापना, अगर यूनेप की स्थापना पूछेगा तो आप 1972 लिखोगे। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन से जोड़ के याद रखना है। और अभी प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में है। ये कुछ खास बातें यूनेप का याद रखना है। फुल फॉर्म याद करोगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसी के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है बात। इस तरीके से स्टॉकहोम सम्मेलन की कुछ मुख्य बातें हमने समझी। स्टॉकहोम सम्मेलन बहुत ज्यादा कारीगर सिद्ध नहीं होता है। यहां पर 119 देश तो सम्मिलित होते हैं, परंतु इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन को सीरियसली नहीं लेते हैं और 20 साल का लगभग गैप हो जाता है वैश्विक स्तर पर कोई नई मीटिंग, कोई नया सम्मेलन होने के लिए। तो 1972 के बाद 1972 के बाद लगभग 20 साल ऐड करोगे तो 1992 में दूसरा सम्मेलन होता है विश्व स्तरीय, जिसका नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट। अर्थ समिट 1992। यह जो सम्मेलन है यह ब्राजील कंट्री में होता है। ब्राजील में भी उसके रियो डी जेनेरियो शहर में, इसीलिए इसको हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, रियो सम्मेलन आएगा तो आपको यही याद रखना है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो प्लस 20 सम्मेलन, अर्थ समिट 1992 का समिट, पर्यावरण के लिए 1992 का सम्मेलन। इस तरीके से कुछ भी पूछेगा तो आपको एक ही नतीजे पे पहुंचना है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब हुआ? 1992 में। कहां हुआ? ब्राजील कंट्री के रियो डी जेनेरियो शहर में। आधिकारिक नाम उस समय क्या था? विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये इसका लोगो आप देख पा रहे हो, रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट 1992। ये यहाँ पर जो उपस्थित, यहाँ पर बड़े बड़े कंट्री के जो बड़े बड़े कर्ता धर्ता हैं यहाँ पर उपस्थित थे। ये आप देख रहे हो, रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून 1992 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्यों किया गया है? वही विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए, पर्यावरण की जो दूषित हो रही है उसको कम करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? चलिए इसको थोड़ा सा विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या उपलब्धियां थी। जैसे हमने स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ा, वहां उपलब्धि यूनेप थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम था, है ना, जो 1972 में आयोजित की गई थी। नैरोबी उसका मुख्यालय है जो कि केन्या में है। वो विशेष रूप से कार्य कर रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए। यहां पर भी कुछ, अर्थ समिट में भी कुछ हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई। यहां पर 3 बॉडी बनाई गई। 3 बॉडी में एक बॉडी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे समझना जरूरी है। यहां पर अर्थ समिट में क्या बताया गया? यहां पर बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर यह पूरा का पूरा सम्मेलन आधारित था। सर आप तो पढ़ा रहे हो क्या? यहां पर पढ़ा रहे हो
कि संरक्षण की बात करनी है पर्यावरण की, यहां सतत विकास कैसे आ गया? सतत विकास, विकास की बात कैसे हो गई? तो साथियों, मैंने एक बार ऑब्जेक्टिव क्लास में आपको समझाया था, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। धारणीय विकास इसको समझते हैं हम लोग। धारणीय विकास क्या होता है? धारणीय विकास तो साथियों ऐसा विकास जिसमें हम लोग अभी जो प्रेजेंट संसाधन है जिसका उपभोग हम लोग कर रहे हैं, तो इन संसाधनों का उपभोग हम करें लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर। तो संसाधनों का उपयोग अगर हम भविष्य को ध्यान में रख करके करेंगे तो बहुत कम मात्रा में उसका उपभोग करेंगे और हम जो अन्य ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे। तो हमारा जो धारणीय विकास है वो क्या कहलाता है? वर्तमान में संसाधनों का उपयोग और भविष्य में संसाधनों का उपयोग, इन दोनों को ध्यान में रख करके संसाधनों का उपभोग करना है। संसाधनों का उपभोग करना है ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी ये संसाधन प्राप्त हो सके, क्योंकि ये संसाधन लिमिटेड है, कुछ समय के लिए ही है और ये अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी, हमें कोसेगी कि हमारे जो पूर्वज हैं सब खा के चले गए। जैसे कुछ लोग कोसते हैं कि हमारे दादा परदादा लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं बना के गए, है ना। बनाओ, खुद बनाओ, है ना, खुद काम करो, खुद बढ़ाओ। तो यहाँ पर जो संसाधन है, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं, दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके संसाधनों का उपभोग करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास कहलाता है। इसको अलग से नोट कर लेना। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। बिल्कुल रूपा देवी, ऐसा विकास जो कि हमारे एनवायरमेंट को सुरक्षित रखते हुए किया जाए, वो विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत सारे विषय हैं, उन पर भी कभी चर्चा करेंगे। अभी ये चीज समझ में आ गई ना, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके संसाधनों का उपभोग, ताकि हमारा एनवायरमेंट सुरक्षित रहे। बिल्कुल। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जानते हो क्या है? कोयला वोयला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आपके जंगल हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में मैं जंगल मानता हूं। जंगल होगा तो वर्षा होगी, मिट्टी बनी रहेगी, हमारा जीवन बना रहेगा। जंगल, पेड़ पौधे एकमात्र ऐसे आप जैविक घटक में आप मान सकते हो जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। बाकी जैव मंडल जो है इन्हीं पेड़ पौधों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं पेड़ पौधों पर हमको आश्रित होना होता है। ठीक है बात। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सेवा समाप्त। गुड इवनिंग कुलदीप। बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई होप ये वाला चीजें क्लियर हो गई हैं। अर्थ समिट में हमें 3 बॉडी मिलती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज मिलती है यूएनएफसीसीसी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? सर, जलवायु परिवर्तन के लिए एक बॉडी बनी, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो जलवायु परिवर्तन सीसी से क्लाइमेट चेंज हो गया। एक सी का मतलब चेंज, तो क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? और यूएन तो हमेशा से याद हो गया सर, यूनाइटेड नेशन होता है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमको याद हो गया। बहुत बढ़िया। जलवायु परिवर्तन के लिए एक बॉडी बनाया गया, इसको हमने यूएनएफसीसीसी बोला। एक हमने यूएनसीसीडी बनाया और एक सीबीडी बनाया, यूएनसीबीडी। ये वाला है, ये वाला आपका क्यों बनाया गया? तो ये बनाया गया है डाइवर्सिटी के लिए। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको बनाए रखने के लिए। जीवों में विविधता, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र के बाद हम लोग यही पढ़ेंगे। जीवों में विविधता जो है वो बने रहे,
उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है पर्यावरण के लिए, इसके लिए हमने यूएनसीबीडी बनाया, क्लाइमेट चेंज के लिए यूएनएफसीसीसी बनाया, और डिजर्टिफिकेशन, जो हमारा जो मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो लगातार डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो रहा है, मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहा है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमने यूएनसीसीडी बनाया। तो 3 बॉडी बनाई है, एक तो क्लाइमेट चेंज के लिए, एक तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, और एक मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तीनों हमको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण आपको प्रश्न इसी से पूछेगा, यूएनएफसीसीसी, क्योंकि यहीं से हर साल मीटिंग होती है जिसको हम लोग कॉप के नाम से जानते हैं। ये सब कुछ अर्थ समिट में चल रहा है, लिंक करके समझते चलो। यहीं पर हमको हर साल मीटिंग होगी जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जानते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होता चला गया। जो खास खास है वो हमको याद रखना है। इस साल अभी होने वाला है अबू धाबी में, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। बात क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कर लोगे। तो सीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीसीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये हमको याद रखना है, ठीक। अब हम लोग डिटेल में चलने वाले हैं यूएनएफसीसी पर। इनको अभी नहीं पढ़ना है, डिटेल में हमको यूएनएफसीसी पढ़ना है। चलिए देखते हैं। किसी को कोई समस्या तो नहीं होगा? किसी को कोई समस्या तो नहीं होगा ना? आगे बढ़ते हैं। यूएनएफसीसी सर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता। अलग से अगर ये टॉपिक आता है मेंस में भी तो भी लिख लोगे, लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन बनते हैं कि कॉप वगैरह यहीं से आता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। आइए समझते हैं। सिंपल सी बात है, यूएनएफसीसी कहां से आया है? तो सर रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में एक बॉडी बनाई गई। रियो डी जेनेरियो 1992 अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसी दौरान यूएनएफसीसी का गठन हुआ। यूएनएफसीसी जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग है। ये जो बनाया गया, ये तो 1992 में बनाया गया, परंतु प्रभावी कब हुआ? प्रभावी हुआ 1994 में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का अंग है, साथ ही साथ प्रभावी कब हुआ? 1994 से ये प्रभावी हुआ है। बात क्लियर है? चलिए, प्रभावी हो गया 1994 से। इसका प्रेजेंट में सचिवालय जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ है? जर्मनी बॉन में है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो कार्यक्रम हुआ, प्रत्येक यूनाइटेड नेशन सदस्य राष्ट्रों की बैठक आयोजन करता है, जिसको हम लोग कॉप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सर 1992 में एक सम्मेलन होता है, वहां से एक बॉडी यूएनएफसीसी बनकर के निकलती है, जो प्रभावी होती है 1994 से, और 1995 में प्रभावी। उसके अगले वर्ष 1995 से ये जितने भी सदस्य हैं वो मीटिंग करते हैं, विश्व स्तर पर मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग को कॉप के नाम से जाना जाता है। तो जो पहले मीटिंग हुई थी साथियों, मैंने बोला 1994 में प्रभावी, 1995 में पहली मीटिंग होती है। उस मीटिंग को कॉप 1 के नाम से जाना जाता है। उस मीटिंग को कॉप 1 के नाम से जाना जाता है। कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? यहां पर नेटवर्क चला गया क्या? मेरी आवाज अगर आ रही है तो एक बार यस सर लिख दो। मेरी आवाज अगर आ रही है तो यस सर लिख दो।
लाइट। चलिए, मेरी आवाज अगर आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो एक बार यस सर लिख दो। क्लियर है, ऐप पे क्लियर हो गया, और यूट्यूब पे भी बस हो ही जाता है। 1 मिनट रुक जाओ। तो कहां तक ऐप वाले बच्चे बताएंगे, कहां तक समझ में आ गया था लाइट जाने से पहले? कॉप कॉप क्लियर हो गया, कॉप 1। चलिए, तो पहली बैठक जो होती है वो होती है कहां पर? बर्लिन में। पहली बैठक होती है बर्लिन में, जो कॉप 1 होता है। मैंने समझाया रियो डी जेनेरियो में यूएनएफसीसी का निर्माण होता है। यूएनएफसीसी का हर साल मीटिंग होता है। यूएनएफसीसी प्रभावी होता है 1994 में, और 1995 से यह मीटिंग हर साल आयोजित की जाती है इनके सदस्यों के द्वारा। तो पहला जो है 1995 में पहली कॉप होती है, पहली मीटिंग होती है, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं। यह बर्लिन में होती है। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बर्लिन में पहला यूएनएफसीसी का मीटिंग सम्मेलन होता है। उसके बाद हमको याद रखना है, अभी हाल के बीच के भी याद कराऊंगा। अभी हाल में इस वर्ष अभी कॉप 28 आयोजित किया जाएगा। आज 23 नवंबर है, 30 नवंबर से यह आयोजन शुरू होगा कॉप 28 का। कहां पर? अबू धाबी में, यूएई के अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में, जो 2023 का कॉप 28 है, इसे आयोजित किया जाएगा। बात समझ में आई क्या? यहां पर जो 28, ये देख रहे हो, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक यह आयोजन होता है। हर वर्ष यह नवंबर दिसंबर माह में इस कॉप का मीटिंग आयोजित किया जाता है। कॉप यहां पर आयोजित की जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित की जाती है। ठीक। 27 जो पिछले वर्ष हुआ है वो भी आपसे पूछ सकता है। शर्म अल शेख मिस्र, वर्ष 2022 का जो कॉप 27 है वो आयोजित किया जाता है कहां पर? शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख जो कि मिस्र में उपस्थित है। बात क्लियर है? चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? एक बार यस सर लिख दो। इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा कमेंट को। चलिए, तो यहां पर कॉप 1 बर्लिन में, कॉप 27 जो पिछले वर्ष हुआ शर्म अल शेख मिस्र में 2022 का,
2023 का जो COP23 है, COP28 है 2023 में, ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित होगा। कब? 30 नवंबर से 12 दिसंबर, ये हमको याद रखना है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण हमारे कॉप्स हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कॉप हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण परिणामों में हमारे जो कॉप हैं क्या क्या हैं? तो शुरुआत हमारी COP1 से जो बर्लिन में हुई थी। बर्लिन कहाँ पर है? तो जर्मनी में है। ये COP1 हुआ 1995 में। जैसा मैंने आपको समझाया कि जो COP1 है 1995 में, क्योंकि 1994 से हमारा UNFCCC प्रभावी हुआ है और ये बना था 1992 के सम्मेलन में, जिसको हमने रियो सम्मेलन, अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आदि आदि नामों से हम जानते हैं। ये हमारा हो गया बर्लिन में, जर्मनी में। उसके बाद हमारा आपको याद रखना है COP3। जो इंपॉर्टेंट कॉप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, उनको हम लोगों को याद रख लेना है। तो हमको सीधा याद रखना है COP3 जो कि 1997 में हुआ है, 1997 में, क्योंकि 1995 में यहाँ पर पहला हुआ, तो 6 में दूसरा हुआ होगा, 7 में तीसरा। ये क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से हमको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल COP3 को हम कहते हैं। यह कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी लक्ष्यों हेतु बाध्य करता है। जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, ये जो विकसित देश हैं, कुछ यूरोप के कंट्रीज, ये विकसित देशों को क्या करता है? जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी करने को बाध्यकारी करता है। जितने भी पार्टीज यहाँ पर हो रही हैं, ये पूरी तरीके से किसी देश को बाध्यकारी नहीं कर पा रही थी और आज भी ये पूरी तरीके से बाध्यकारी नहीं है। मानने के ऊपर है, परंतु लोग यहाँ पर अपना योगदान, सहयोग दे रहे हैं कि हमको पर्यावरण संरक्षित रखना है। बात क्लियर है? उसके बाद हमारा COP8 इंपॉर्टेंट है। COP8 इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि यह भारत की नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार कोई ऐप का बच्चा मुझे कमेंट करके बता दे कि सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर चल रही है। फटाफट आगे बढ़ते चल रहे हैं। भारत में जो ये COP हुआ था, इसमें जो इसका उद्देश्य था, सबसे गरीब देशों को विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु, जो जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है वो इतनी तेजी से ना हो। अनुसुईया, यस सर, बहुत बढ़िया। और गरीब देशों का विकास भी हो। सिर्फ विकसित देश चल जाएगा। ठीक, ये टॉपिक कर लेता हूं। तो सबसे गरीब देशों को विकास की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन कम करने हेतु यहाँ पर हमारा जो 2002 का जो भारत में COP हुआ, COP8, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य था। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद वर्ष 2015 में COP21, जिसको पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है, पेरिस समझौता COP21, दिल्ली वाला याद रखोगे, पेरिस समझौता याद रखोगे, COP21 याद रखोगे, जो कि 2015 में आयोजित हुआ है। ये सारे के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC के द्वारा हो रहा है, जो कि बनाया गया है अर्थ समिट में 1992 में, जो कि बनाया गया है अर्थ समिट में 1992 में। ठीक है क्या? उसके बाद आपको याद रखना है COP21 पेरिस वाला। अभी लाइट आई गई है। वैश्विक तापमान के लिए जो हमारा तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, वैश्विक तापन जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट एक परिवर्तन है, जो कि नकारात्मक प्रभाव है हमारे पूरे विश्व के लिए, नकारात्मक प्रभाव है। इसलिए वैश्विक तापन को कंट्रोल करना है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे
1.5 डिग्री तक हमको करने का प्रयास करना है। ऐसा लक्ष्य पेरिस समझौता में किया गया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। ग्लोबल वार्मिंग बहुत नकारात्मक प्रभाव है, अगर ये होता है तो जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे और समुद्र का तल स्तर जो है वो ऊपर होगा और बहुत सारा स्थल मंडल जो है वो महासागर की चपेट में आ जाएगा, मतलब वह जलमग्न हो जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग रोकना जरूरी है। वर्ष 2019 में COP25 आयोजित किया जाता है स्पेन में, मैड्रिड में स्पेन के। और 2021 वाला देखो, यहाँ पर 19 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 20 में कोई कॉप नहीं होती है क्योंकि कोरोना काल चल रहा होता है, उसको स्किप कर दिया जाता है। और 19 के बाद सीधे 2021 में आयोजित किया जाता है COP26। यहाँ पर ग्लासगो याद रखोगे, यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंच तत्वों की बात की गई थी, ठीक है, ग्लासगो यूके में। और अभी हाल में जो हुआ है 2022 वाला, वो शर्म अल शेख मिस्र में COP27 जो अभी इस वर्ष होगा वो होगा 28 COP, जो कि 2023 का, जो कि अभी होने वाला है अबू धाबी में, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट कॉप्स हैं वो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है बात। और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो सब के सब याद हो गया होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एक और वर्ड ऐड कर लोगे, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेता है एजेंडा 21 किससे संबंधित है। एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। यह इसकी सबसे मुख्य उपलब्धि है। एजेंडा 21 में ये 3 बड़े टॉपिक के बीच में 21 विषयों में ये पूरा का पूरा एजेंडा बनाया गया कि इन चीजों पर कार्य होना चाहिए। तो मोटी मोटा जो एक सार निकलता है वो 3 बिंदु हैं। सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना होगी, कि सतत विकास से संबंधित एक संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा सतत विकास से संबंधित दस्तावेज है। और वन सिद्धांत मतलब वनीकरण से संबंधित विधिक रूप से गैर बाध्यकारी दस्तावेज, मतलब 3 क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। 21 यहाँ पर एजेंडा है, वनीकरण करना है हमको, ये गैर बाध्यकारी है, मतलब बाध्यकारी नहीं है। हर देश को वन लगाना है, उसके लिए कई एजेंडे बनाए गए। पर्यावरण एवं विकास के लिए जो रियो घोषणा है उसको लागू करना है, ये एजेंडा का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है। सतत विकास से संबंधित दस्तावेज और सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना बनाई गई। ये 3 बिंदुओं पर ये पूरे एजेंडा 21 कार्य करते हैं। ये उपलब्धि है पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। जो मैंने लाइन से पढ़ाया पहले, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। 72 के बाद 20 साल लग गए और उसकी जो उपलब्धि है वो है एजेंडा 21। इसका समझौता होता है, 5 वर्ष इसके लग जाते हैं समीक्षा के लिए, और समीक्षा की जाती है कब, 1997 में न्यूयॉर्क के सम्मेलन में। ये सारे चीजें जो है संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम, जो कि भारत के द्वारा जो मैंने कुछ बताए थे, जो सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके MPPSC में। कौन से हैं वो अधिनियम? एक तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसका अन्य नाम छाता विधान है, छाता विधान इसका अन्य नाम है। उसके बाद इसका जो उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के जो निर्णय थे उनको क्रियान्वित करना। भारत सरकार ने एक अधिनियम निकाला 1986 का, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ये लागू करता है। पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम के लिए ये जाना जाता है। और ये क्या कार्य करता है, जो हमारा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, उसके जितने एजेंडे होते हैं, उसके जितने निर्णय होते हैं, उसका क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार 1986 में अधिनियम लाता है। बात समझ में आ गई? इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NGT आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई? 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना होती है। 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार के द्वारा संबंधित मामले, किस किस मामलों में ये एनजीटी कार्य करेगा? तो पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण में, वन के लिए, अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए। मतलब अगर वन से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा तो एनजीटी करेगा, प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा तो एनजीटी करेगा, प्राकृतिक पर्यावरण बचाव के लिए और वन संरक्षण के लिए ये कार्य करेगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में लागू हुआ। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है, कब लागू हुआ? छाता विधान पूछेगा। छाता विधान है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। छाता विधान का मतलब होता है एक छाता है जिसके अंतर्गत अन्य सभी अधिनियम, अन्य सभी नीतियां आती हैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद ये दो भी आपको याद रखना है। यहां से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। पहला है यहाँ पर नीरी, दूसरा है एनईए। नीरी का फुल फॉर्म याद कर लो कि यह भी एनवायरनमेंट के लिए एक क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरा नाम जो है वो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान पूछेगा, इसकी अवस्थिति कहां पर यह स्थित है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, जो कि मध्य प्रदेश से काफी क्लोज है। स्थापना कब की गई? 1958 में की गई। मतलब हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन से पहले ही भारत की आजादी 1947 को और लगभग 9 वर्ष के बाद ही हमने पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए या उसके शोध के लिए इंस्टीट्यूट बना दिया, जिसका नाम है नीरी। कहां? महाराष्ट्र, नागपुर में। इसका जो उद्देश्य था कि शोध करना है और विकास करना है, इसका मेन कार्य था, मेन उद्देश्य था कि हमको रिसर्च करना है और विकास के लिए कार्य करना है। ये हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारत सरकार के अधीन ये कार्य करती है। जो मंत्रालय अगर पूछ दे तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसके बाद अगला जो आपको याद रखना है एनईए, पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी। कभी कभी आपको NEAA आपको लिखा आएगा, तो आपको याद रखना है नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी, ये भी हमको याद रखना है। बाकी एक फुल फॉर्म याद रखना, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। गठन जो है वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया 1997 के अधिनियम के तहत। इसका भी उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 आया था, उसके तहत क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए उद्योग संचालन एवं प्रक्रिया उद्योग संचालन में श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई, मतलब ये सुनवाई करता है अगर कुछ भी पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ कार्य होता है। तो इतनी चीजें हमको संरक्षण में याद रखनी है। ये सारी चीजें संरक्षण से रिलेटेड हैं। लास्ट में पर्यावरण में ये जो प्रमुख दिवस है, इसे आप लोग याद कर लो। प्रमुख दिवस में आप लोग याद कर लोगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या क्या है प्रमुख दिवस? तो आपको सबसे पहले विश्व नम दिवस याद रखना है, फिर विश्व वन दिवस याद रखना है, विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, पर्यावरण दिवस और विश्व ओजोन दिवस। लाइन से, ट्रिक से याद करवा रहा हूं, फटाफट याद करेंगे। सबसे पहले नम, आपको अगर पेड़ लगाना है, ये देख रहे हो पेड़ अगर इन बच्चों को लगाना है तो ये मिट्टी को हमको नम करना होगा। मिट्टी को हमको क्या करना होगा? नम करना होगा। मिट्टी को नम करना होगा। और पहले हमने नम कर दिया 2 फरवरी को, 2 फरवरी को नम किया। उसके बाद हमने पेड़ लगाए। पेड़ लगाए 21 मार्च को। पेड़ लगाने के बाद एक दिन के बाद आपको पानी तो देना पड़ेगा दूसरे दिन, तो 22 मार्च को जल दिया। पेड़ लगाया, वन दिवस, पहले नमी की, फिर वन लगाया, पेड़ लगाया, वन हो गए, और फिर हमने पानी दिया, जल दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जैसे ही पूरी हमने मतलब वन हमने लगा दिया, जल दे दिया, तो पूरा पृथ्वी अच्छा हो गया, पृथ्वी हमारी अच्छे से बन गई। अब पृथ्वी पर
इस पूरे जंगल में, पृथ्वी पर अलग अलग जीव भी तो चाहिए, पेड़ लग गया है तो जीव अलग अलग प्रकार के चाहिए। तो उसके बाद जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। और 22 मई के बाद आपको जब जैव विविधता आ गई तो पूरा हमारा पर्यावरण जैविक अजैविक घटकों से मिलकर के, यहाँ पर सभी जैविक अजैविक घटकों से मिलकर के पर्यावरण, तो हमने 5 जून को पर्यावरण दिवस मना दिया। और लास्ट में ओजोन दिवस याद कर लिए कि 16 सितंबर। ऐसे ट्रिक से पहले नम, फिर हमने पेड़ लगा दिया, मतलब हमारा हो गया वन दिवस, फिर जल दिया दूसरे दिन जल दिवस, हमारी पृथ्वी हो गई पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, उसके बाद पर्यावरण दिवस, ओजोन परत दिवस। इस प्रकार से सभी दिवस आपको याद हो गए। यहां पर इन्वायरमेंट क्लियर आपको खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि पूरा पर्यावरण क्या है, उसके संगठक क्या हैं, उसके बाद कंपोजिशन के बाद आपको जो मैंने वायुमंडल पढ़ाया, और उसके बाद जो संरक्षण वाला पोर्शन है, ये अच्छे से हमको समझ करके पर्यावरण वाला टॉपिक खत्म होता है।